नमस्कार और स्वागत है। आज हम ऐना हुआंग की किताब किंग्स ऑफ प्राइड पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये उनकी किंग्स ऑफ सिंस सीरीज की दूसरी किताब है। काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल, और हमारे पास इस किताब की एक अच्छी खासी समीक्षा है, तो आज हम उसी के आधार पर जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। पहली नजर में तो ये कहानी लगती है दो एकदम अलग, मतलब बिल्कुल विपरीत स्वभाव के लोगों के रोमांस की। वही पुराना फॉर्मूला, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला। हाँ, ये ट्रोप तो हमेशा ही चलता है। तो चलिए खोलते हैं समीक्षा को और देखते हैं कि इसमें क्या खास है, कौन सी बातें ध्यान देने लायक हैं। जरूर। तो कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं, पहले हैं काई यंग। समीक्षा बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, अनुशासित, जिम्मेदार और यहां तक कि परफेक्शनिस्ट किस्म का अरबपति है। मतलब जिसका जीवन एकदम नियमों और कंट्रोल के हिसाब से चलता हो। बिल्कुल, हर चीज एकदम नपी तुली। और दूसरी तरफ है इजाबेला वैलेंशिया। इजाबेला। हाँ, इजाबेला समीक्षा के हिसाब से वो काई से एकदम उलट है। आजाद ख्यालों वाली, जिंदा दिल, जिसे शायद हम बबली कह सकते हैं। हाँ, जिंदा दिल और थोड़ी शायद लापरवाह भी, मतलब जिंदगी को एकदम खुलकर जीने वाली। बिल्कुल, एक तरफ इतना कंट्रोल, दूसरी तरफ इतनी बेफिक्री। गजब का कंट्रास्ट है। हाँ, और मजे की बात यहीं से शुरू होती है। समीक्षा का इशारा है कि इन दोनों का मिलना कोई तयशुदा प्लान नहीं था, एकदम अचानक होता है। शायद हालात ही कुछ ऐसे बनते हैं। अच्छा जी। और शुरू में आप सोचिए, काई जैसा इंसान, इतना अनुशासन पसंद, उसके लिए इजाबेला का ये बिंदास अंदाज, ये बेपरवाही, समीक्षा में इसे केयर फ्री नेचर कहा गया है, वो शायद थोड़ा परेशान करने वाला लगता होगा। हाँ, मतलब उसके कंट्रोल वाले दायरे में एक अजीब सी हलचल। बिल्कुल, यहां तक कि शायद थोड़ा एनॉइंग भी। उसके सेट रूल्स की दुनिया में इजाबेला जैसे एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और यहीं पर रोमांस नॉवेल्स का जादू चलता है अक्सर, कि धीरे धीरे काई को इजाबेला के यही बातें अपनी तरफ खींचने लगती हैं। अच्छा। जो पहले परेशान करता था, वही बाद में वही आकर्षण बन जाता है। समीक्षा यही बताती है कि यहीं से कहानी का वो जो मेन विरोधाभास है वो उभरता है। कैसे दो बिल्कुल अलग ध्रुव एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट सिर्फ एक एगलाइन नहीं है, ये कहानी की नींव है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि शुरुआती टकराव ही बाद में केमिस्ट्री बन जाता है। और समीक्षा इस केमिस्ट्री को फन और लाइट हार्टेड कह रही है। हाँ। इसका क्या मतलब समझे? मतलब उनके बीच की नोकझोंक मजेदार है, या उनके अलग होने से कुछ फनी सिचुएशंस बनती है? मुझे लगता है दोनों बातें हो सकती हैं। फन और लाइट हार्टेड का मतलब शायद यही है कि उनके डायलॉग्स में, उनकी आपसी छेड़छाड़ में वो मजा है। हाँ। समीक्षा का इस पर जोर देना शायद ये बताता है कि कहानी बहुत भारी भरकम ड्रामा के बजाय एक ज्यादा मनोरंजक रास्ते पर चलती है, कम से कम शुरुआत में। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ केमिस्ट्री तक ही नहीं है। अगर हम थोड़ा और क्या कहते हैं गहराई में जाएं, तो ये कहानी दो अलग जीवन जीने के तरीकों के बीच का जो संघर्ष है उसे भी दिखाती है। अच्छा, जैसे एक तरफ काई है, वो हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहता है, अपनी भावनाएं, अपना माहौल, सब कुछ। और दूसरी तरफ इजाबेला, जो आजादी में यकीन रखती है, स्पॉन्टेनिटी में। कंट्रोल बनाम आजादी। बिल्कुल। समीक्षा इशारा करती है कि कहानी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक तरह का संतुलन खोजने की कोशिश करती है। सवाल उठता है कि क्या पूरा कंट्रोल में जीना बेहतर है या बेफिक्रा आजादी? कहानी शायद ये सवाल उठाती है। ये सोचने वाला पॉइंट है, कंट्रोल बनाम आजादी। क्या समीक्षा बताती है कि ये संतुलन मिलता कैसे है? मतलब क्या किरदार एक दूसरे को बदलने लगता है या बस एक दूसरे को समझना सीखते हैं? क्योंकि यहीं पर कहानी शायद थोड़ी गहरी हो सकती है। सही कहा आपने। और समीक्षा में पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास का जिक्र है, जो इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ। हाँ, तो लगता है कहानी सिर्फ आकर्षण पर नहीं रुकती, ये भी दिखाती है कि कैसे ये दोनों किरदार एक दूसरे के असर से बदलते हैं या कहीं विकसित होते हैं। कैसे? कोई अंदाजा? हो सकता है काई इजाबेला से सीखता हो कि कभी कभी ढील देना ठीक है, परफेक्ट ना होना भी चलता है। और शायद इजाबेला काई के असर से जिंदगी को लेकर थोड़ी ज्यादा गंभीरता या जिम्मेदारी महसूस करना सीखती हो। ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है। और इसी विकास से जुड़ी है कहानी की रफ्तार। समीक्षा कहती है ये स्लो बर्न रिलेशनशिप है। जी हाँ, स्लो बर्न। इसका मतलब रिश्ता धीरे धीरे पनपता है, परत तर परत। ये आजकल बहुत चलन में है वैसे।
बिल्कुल, शायद यही धीमी गति किरदारों को एक दूसरे को ठीक से समझने और साथ में बदलने का मौका देती है। तो ये कोई पहली नजर का प्यार नहीं है, ये वक्त के साथ बनने वाला कनेक्शन है। और ये स्लो बर्स्ट जो है ना, ये अक्सर कहानी में इमोशनल डेप्थ यानी भावनात्मक गहराई लाने में मदद करता है। समीक्षा में इसका भी जिक्र है। भावनात्मक गहराई। हाँ, क्योंकि जब रिश्ता धीरे धीरे बनता है तो किरदारों की फीलिंग्स, उनके अंदर के जो संघर्ष है, उनका जुड़ाव, उसे ज्यादा बारीकी से दिखाने का स्कोप मिलता है। वो सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं रहता, पाठक के लिए भी एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो अगर हम अब समीक्षा के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, तो क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद की गई हैं? आपने केमिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ का जिक्र किया। हाँ। समीक्षा में कुछ चीजों की खास तारीफ है। पहली तो यही किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, जिसे फन और लाइट हार्टेड बताया गया है। ठीक है। दूसरी बात, किरदारों के बीच एक हेल्दी बैलेंस यानी एक स्वस्थ संतुलन का जिक्र है। इसका मतलब शायद ये है कि कहानी किसी एक किरदार पर जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं करती। दोनों को अपनी बात कहने का, चमकने का बराबर मौका मिलता है। ये अच्छी बात है। हाँ, ये एक अच्छे रिश्ते वाली कहानी के लिए जरूरी भी होता है। और इसके अलावा समीक्षा में कुछ इमोशनल मोमेंट्स और कुछ प्यारे क्यूट सीन्स का भी जिक्र है। अच्छा, क्यूट सीन्स भी हैं? हाँ, तो ये बताता है कि कहानी सिर्फ टेंशन और ड्रामा ही नहीं है, उसमें ऐसे नरम, दिल को छूने वाले पल भी हैं। ये छोटे छोटे पल अक्सर कहानी को और किरदारों को ज्यादा रियल और प्यारा बनाते हैं। पाठक उनसे जुड़ पाता है। ये तो हो गई अच्छी बातें, पर समीक्षा में कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी। हाँ, बिल्कुल, हर कहानी परफेक्ट नहीं होती। एक मुख्य आलोचना जो है वो ये कि कहानी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। अच्छा, प्रिडिक्टेबल। अब ये रोमांस जॉनर में तो कई बार होता है ना? पाठक को पता होता है कि अंत में क्या होना है, पर क्या ये प्रिडिक्टेबल होना मजा किरकिरा करता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, रोमांस जॉनर के बहुत से पाठक एक जाने पहचाने पैटर्न की तलाश में होते भी हैं। उन्हें वो सुकून देने वाली हैप्पी एंडिंग चाहिए, तो थोड़ा अनुमानित होना शायद बुरा न लगे। लेकिन अगर कहानी में बिल्कुल ही नयापन ना हो, कोई सरप्राइज ना हो, तो वो फीकी लग सकती है। समीक्षा का प्रिडिक्टेबल कहना शायद यही बताता है कि कहानी अपने जॉनर के बने बनाए रास्ते पर ही चलती है, कोई बड़ा चौंकाने वाला मोड़ शायद नहीं है। समझ गया। और दूसरी कमजोरी? दूसरी कमजोरी बताई गई है कहानी की रफ्तार, पेस। समीक्षा कहती है कि कुछ जगहों पर कहानी स्लो यानी धीमी लग सकती है। ओह, स्लो बर्न, ठीक है, पर एकदम स्लो? हाँ, वही बात है। स्लो बर्न अपनी जगह है, लेकिन अगर कहानी बीच में कहीं अटक सी जाए या कुछ इससे जरूरत से ज्यादा खींचे हुए लगे तो पाठक का ध्यान बट सकता है। क्या समीक्षा बताती है कि ये धीमी गति कहाँ महसूस होती है, प्लॉट में या किरदारों के सोचने में? समीक्षा इतनी डिटेल में तो नहीं जाती, पर स्लो पेस का जिक्र यही इशारा करता है कि शायद कुछ हिस्सों में या तो घटनाएं बहुत धीरे धीरे होती हैं या फिर किरदारों का जो अंदरूनी सोच विचार है वो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है। ये स्लो बर्न कहानियों का एक रिस्क होता है। हाँ, संतुलन साधना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, कि धीमी गति बोरियत में न बदल जाए। तो इन सब बातों को अगर हम साथ रखें, मजेदार केमिस्ट्री, पर्सनल ग्रोथ, पर साथ ही प्रेडिक्टेबल प्लॉट और धीमी गति, तो समीक्षा का फाइनल फैसला क्या है? ये किताब आखिर किन लोगों के लिए है? समीक्षा का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो काफी साफ है। उनका कहना है कि अगर किसी को ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली कहानियां पसंद है, जिन्हें किरदारों का धीरे धीरे करीब आना, बदलना, ये सब देखना अच्छा लगता है, यानी स्लो बर्न और कैरेक्टर ग्रोथ, तो किंग ऑफ प्राइड उन्हें निराश नहीं करेगी। अच्छा। इसे मूल रूप से एक हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी के तौर पर देखा गया है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा दिमागी कसरत वाली या कॉम्प्लेक्स कहानी के मूड में नहीं है, हाँ, और बस कुछ देर के लिए एक अच्छी सी दिल को सुकून देने वाली रोमांटिक दुनिया में खो जाना चाहता है, तो ये किताब एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और रेटिंग क्या दी है? रेटिंग दी है 5 में से 3.8 स्टार। 3.8, ये तो काफी सॉलिड रेटिंग है। हाँ, अच्छी रेटिंग है। ये दिखाती है कि किताब में पसंद करने लायक काफी कुछ है, भले ही वो परफेक्ट न हो या उसमें कुछ कमियां हो। तो संक्षेप में कहें तो इस समीक्षा से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि किंग ऑफ प्राइड एक रोमांटिक कहानी है। दो बिल्कुल अलग किरदार, एक तरफ कंट्रोल फ्री अरबपति काई, दूसरी तरफ बिंदास इज़ाबेला, उनके टकराव और फिर जुड़ाव की कहानी। जी, इसमें उनके बीच की केमिस्ट्री है,
कंट्रोल बनाम आजादी का थीम है और एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ने का सफर भी है। बिल्कुल। अच्छी बातों में फन केमिस्ट्री, इमोशनल पल और कैरेक्टर ग्रोथ है, और कमियों में कहानी का अनुमानित होना और कहीं कहीं धीमी रफ्तार। हाँ, यही मुख्य बातें हैं। और 3.8 स्टार की रेटिंग बताती है कि अपने जॉनर के फैंस के लिए ये एक मजेदार रीड हो सकती है जी, खासकर अगर उन्हें जाने पहचाने ट्रोप्स नए किरदारों के साथ पसंद आते हैं। बिल्कुल सही। और इस पूरी चर्चा से खास तौर पर ये जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला थीम है, इससे एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने लायक बात है। हाँ, क्या सवाल? हम फिक्शन में, किताबों में, फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कैसे एकदम विपरीत स्वभाव के लोग प्यार में पड़ते हैं और उनका रिश्ता उन्हें बेहतर इंसान बनाता है। ये देखने सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? क्या विपरीत व्यक्तित्वों का आकर्षण हमेशा इतना ही पॉजिटिव होता है? क्या ये हमेशा आपसी समझ और ग्रोथ की तरफ ही जाता है, जैसा कहानियों में दिखाते हैं? अच्छा पॉइंट है। या फिर असलियत में लंबे समय तक साथ रहने पर ये जो गहरे मतभेद होते हैं, ये ज्यादा मुश्किलें, ज्यादा जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। मतलब फिक्शन जिस आसानी से इन दूरियों को पार देता है, क्या असल जिंदगी में वो पुल उतना ही मजबूत और टिकाऊ होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। फिक्शन और रियलिटी का फर्क और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, बस यही एक विचार है जो इस चर्चा से उभरता है। पाठक इस पर सोच सकते हैं।